Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MPM Public School. Today, I will teach you SST of Class 4th, Lesson 26, The Indian Government. Indian Government means Bharatiya Prashashan. In this lesson, we will read about state government, central government, Lok Sabha and Rajya Sabha. So, students, let's start our today's class. India, being a big country, is divided into state and union territories. इंडिया हमारी जो है भारत वो बहुत बड़ा देश है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. और हमारी इंडिया को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है विद दिल्ली एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी. और जो दिल्ली है वो पता है कि हमारे यहाँ क्या है, कैपिटल भी है इंडिया की, और ये एक यूनियन टेरिटरी है. To govern such a big country, the government of India functions at two levels, the central and the state. और हमारी इतनी बड़ी टू गवर्न सच ए बिग कंट्री, ऐसे इतनी बड़ी देश को चलाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस एट टू लेवल. तो भारत की जो प्रशासन गवर्नमेंट है वो टू लेवल्स पे काम करती है. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट. द स्टेट गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे काम करती है, मतलब पूरे इंडिया में बस वो एक ही होती है सेंट्रल लेवल पे, उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं. और वाइल जबकि द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. और जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे कार्य करती है, मतलब इंडिया में जितने स्टेट डिवाइड हैं वो अलग अलग स्टेट में कार्य करती है, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैज़ इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट. और जितने भी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे उनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है उस स्टेट में. सिंस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी सिटीजन्स इन द नेशन. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब हमारी इंडिया इतनी बड़ी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, वो एक ही जगह पे बस एक ही होती है, तो वो सारे काम को कैन नॉट लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी सिटीजन्स. तो वो पूरे नेशन राष्ट्र के जितने भी सिटीजन, जितने नागरिक हैं, उन सभी लोगों की समस्याओं को देखो एक साथ नहीं देख पाती. दस द सेंट्रल गवर्नमेंट डील्स विथ मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. और इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमेशा जो नेशनल इम्पोर्टेंस मतलब राष्ट्र वाले मैटर होते हैं, पूरे राज्य पूरे भारत के लिए, ऐसे ऐसे मैटर्स को, ऐसी चीज़ों को संभालती है सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो स्टेट गवर्नमेंट डील्स विथ लोकल मैटर्स. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्थानीय, मतलब अपने सिर्फ स्टेट में के ही मैटर्स को देखती है और वही उसी को डील करती है, उसी के प्रॉब्लम्स को दूर करती है. टू गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. और ये जो दोनों गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट एक साथ लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, मतलब लोग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनके कल्याण के लिए एक साथ काम करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्सिस्ट मेनली ऑफ थ्री ऑर्गन्स. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उसमें मेनली इसके मुख्य तीन अंग माने जाते हैं: द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी. द एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, द लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका. द यूनियन एग्जीक्यूटिव कॉन्सिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघ कार्यकारिणी, मतलब जो इन लोग काम करने की जो एक ग्रुप बना होता है, तो उस यूनियन के एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट भी शामिल होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं. द लेजिस्लेचर आल्सो नोन एज द पार्लियामेंट. और जो लेजिस्लेचर होता है उसी को हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं. इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी. और जो पार्लियामेंट होती है वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, मतलब जो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट के पास होता है. द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ टू हाउस. और हमारी जो भारतीय संसद है, पार्लियामेंट, उसमें दो हाउस होते हैं. फर्स्ट द लोकसभा आर द लोअर हाउस. जो लोकसभा होती है उसी को लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, और जो राज्यसभा होती है उसी को हम अपर नाम से जानते हैं, द राज्यसभा आर द अपर हाउस.
द लोकसभा आर द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इज द हाउस ऑफ पीपल। और जो लोकसभा होता है ये क्या होता है, लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, अपर हाउस पार्लियामेंट में राज्यसभा है, ठीक है। तो लोअर हाउस जो है लोकसभा, और इट consists of 545 members who are directly elected by the people through voting। और लोकसभा में 545 मेंबर्स शामिल होते हैं, मतलब उसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स होंगे वो 545 होते हैं, जो कि क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू वोटिंग। जो जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के 545, ये सभी को डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इन्हें चूज किया जाता है वोट करके। एनी इंडियन सिटीजन्स हु इज़ मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड हैज़ द राइट टू वोट। जितने भी भारत के नागरिक होते हैं जो 18 ईयर्स के एवब हो जाते हैं या 18 ईयर्स के होते हैं, तो उनके पास ये अधिकार होता है कि वो वोट दे सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, उन्हें 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है। मतलब एक बार अगर उनका इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, तो वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं। एन इंडियन सिटीजन हु इज़ अबव 25 ईयर्स ऑफ एज कैन स्टैंड फॉर द लोकसभा इलेक्शन। और कोई भी भारत का नागरिक जो 25 ईयर्स का हो चुका है वो लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो सकता है, मतलब वो वहाँ पे अपना नाम दे सकता है लोकसभा के इलेक्शन में। द राज्यसभा आर द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और जो राज्यसभा होता है ये पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और ये राज्यों का परिषद होता है। मतलब राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, ओके। इट कैन हैव मैक्सिमम 250 मेंबर्स ऑफ विच 238 are elected by the members of the state assemblies and the remaining 12 are nominated by the president। और जो राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं वो 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स जो होते हैं वो तो चुनाव किए जाते हैं, ठीक है। जो स्टेट असेंबलीज होते हैं, राज्य विधानसभा, उससे चुने जाते हैं 238 मेंबर्स, बट जो 12 मेंबर्स बच चुके उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करता है, मतलब उसे प्रेसिडेंट डायरेक्ट बैठाता है। इनका कोई इलेक्शन नहीं होता, ये नॉमिनेटेड होते हैं, प्रत्याशित होते हैं, ठीक है। इन्हें बस डायरेक्ट चूज करते हैं प्रेसिडेंट और उसे उस मेंबर राज्यसभा के मेंबर्स में शामिल कर देते हैं। ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। और आप देखना जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इन्हें 6 ईयर्स के लिए चुना जाता है, और लोकसभा के मेंबर्स को सिर्फ 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है। एन इंडियन सिटीजन हु इज अबव 30 ईयर्स ऑफ एज इज क्वालिफाइड टू बी अ राज्यसभा मेंबर। और जो भी नागरिक, भारतीय नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिक जितने भी होते हैं उसमें से 30 ईयर्स के एज के अगर हो चुके हैं, 30 ईयर्स के एज के एबव है, तो वो राज्यसभा के मेंबर के लिए खड़े हो सकते हैं, या राज्यसभा के मेंबर के लिए वो क्वालिफाइड होते हैं, मतलब उसकी जो उसकी कंडीशन है उसे फुलफिल करते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। और जो प्रेसिडेंट होते हैं इज द हेड ऑफ द कंट्री, ये हमारी कंट्री के, हमारे देश के हेड, सबसे मुख्य होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। और जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो क्या होता है, जो लोकसभा के चुने गए मेंबर्स होते हैं ना, वही प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और स्टेट असेंबलीज, मतलब जो राज्य विधानसभा होती है, उन तीनों से प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। ये तीन लोग मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा। ही इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। द प्रेसिडेंट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए, और उनकी एज 35 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब या तो 35 ईयर्स हो या उससे एबव हो। तो प्रेसिडेंट के लिए जो कंडीशन होती है वो फुलफिल करते हैं, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। Okay students, I hope you understand about central government, Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, thank you.